नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ एनसीईआरटी का ये जो कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी आपको करा रही हूँ, आपको पसंद आ रहा हो। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पार्ट 2 की। अभी तक हमने इलेक्शंस, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, व्हाट आर इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात की। आज इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बिफोर वी बिगिन, मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NTLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। अग्निपथ बैच 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अभी जाकर एनरोल कर दीजिए। इस बैच में आपको बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं, वैल्यू ऑफरिंग है, जैसे कि 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, और केवल इन्हीं तीनों चीजों की अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो इट्स 1.7 लाख। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम आपको यहाँ दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस की। पूरा जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी आप आ सकते हैं अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो। और साथ ही आपको ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, इसकी जो टोटल प्राइस है, जो हमने, बिकॉज वी वर कमिटेड टू गिव यू एन अफोर्डेबल बैच, हमने इसकी प्राइस केवल 8,000 रुपए रखी है। अगर अभी तक भी आपने एनरोल नहीं किया तो प्लीज एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। ये कोड आपको यूज करना है क्योंकि नंबर 1 डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, नंबर 2 मेरी गाइडेंस मिलती है आपको आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, लिमिटेड सीट्स हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। और समय बीतता जा रहा है, दिस इज द राइट टाइम, गो एनरोल नाउ। एक एक दिन महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सी सैट, अगर सी सैट से समस्या ना हो, आपकी जो सी सैट में प्रॉब्लम्स हुई हैं बच्चों को इस बार, वो आपको ना फेस करनी पड़े, ये इंश्योर करने के लिए अभी जाइए और सी सैट के बैच में एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। केवल 2500 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसमें आप एनरोल करेंगे तो बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आपकी सी सैट की तैयारी शुरुआत से शुरू होगी। 1 जुलाई से बैचेस शुरू हुए, अभी जाकर चेक कर लीजिए। रिकॉर्डेड सेशन आप यहाँ देख पाएंगे और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाइए। लिंक जो है पीडीएफ का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए आप एक फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस क्या है भारत में, किस तरह से इलेक्शन होते हैं और क्या प्रक्रिया क्या है, एक बेसिक आइडिया उसका हम ले लेंगे। तो भारत में जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो हर 5 साल में होते हैं। अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो मैंने आपको इलेक्शंस के बारे में बताया था, जहां पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल। तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस में रेगुलर इंटरवल इज 5 years, 5 साल का ड्यूरेशन है। हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद जो भी टर्म है सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो समाप्त हो जाता है और नए रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। मतलब ये जनरल टाइमिंग्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा विघटित हो गई किसी वजह से या विधानसभा विघटित हो गई तो टर्म कम भी हो जाता है, बट जो टाइम है वो 5 साल है। कैसे इलेक्शंस होते हैं? 2 तरह के इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इलेक्शन, जो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए हो रहे हैं। 2 तरह से कब होते हैं? जनरल इलेक्शन होता है और एक बाय इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन का मतलब हुआ कि ये सभी कॉन्स्टिट्युएंसीज में, अगर हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, एक समय पर होते हैं। मतलब जो छोटे राज्य हैं, अगर वहां विधानसभा इलेक्शन हो रहा है तो वो एक दिन में हो जाता है, एक ही दिन में हो जाएंगे सभी कॉन्स्टिट्युएंसी पे। कुछ बड़े राज्य हैं जैसे यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ फेजेस में चुनाव होते हैं, आपने देखा ही होगा। इसी तरह लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में ड्यूरेशन आ जाता है कि जनरल इलेक्शंस होने थे, जैसे 2024 में होने, तो सभी राज्यों की लोकसभा के जो चुनाव होंगे, मतलब जो उनकी लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, उसमें जो चुनाव होंगे उसके लिए फेजेस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा का चुनाव एक ही समय पर होगा। अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों पर मतदान होता है, लेकिन वो एक ही समय 2024 में ही होगा लोकसभा का चुनाव। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन कब होता है? जब इलेक्शन होने के बाद कोई कॉन्स्टिट्युएंसी वेकेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ डेथ या रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, किसी भी कारण से अगर कोई कॉन्स्टिट्युएंसी
खाली हो गई है, तो ऐसे में उस कॉन्स्टिट्युएंसी पर दोबारा इलेक्शन कराया जाता है, दोबारा चुनाव होगा। कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होता है, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज एक्चुअली होती क्या है? तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज की अगर हम बात करें तो ये ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो कि डिवाइडेड है थ्रू आउट दी कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। मतलब पूरे देश को कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पर इनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसी कहा जाता है। और ये जो भी लोग इन कॉन्स्टिट्युएंसी में रहते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उस कॉन्स्टिट्युएंसी से। इसी तरह से जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो पूरी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्युएंसीज, 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज। जैसे कि मैंने कहा पॉपुलेशन के आधार पर, जैसे यूपी में ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पर ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसी होंगी, साइज भी बड़ा है, ज्योग्राफिकल साइज भी। गोवा या सिक्किम की हम बात करें तो वहां पर कम कॉन्स्टिट्युएंसीज होंगी, है ना, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, लोकसभा के लिए लेट्स से उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा की मैं बात करूं तो 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है। ठीक है, तो मतलब स्टेट इलेक्शन के लिए, विधानसभा के इलेक्शन के लिए अलग तरह से ज्योग्राफिकल डिवीजन होता है और लोकसभा के लिए अलग ज्योग्राफिकल डिवीजन होता है। ठीक है, तो जो लोकसभा है यहाँ पर हमारा पूरा देश 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज में विभाजित है। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं हर कॉन्स्टिट्युएंसी से लोकसभा के चुनाव के समय, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी एमपी या सांसद कहा जाता है, संसद के सदस्य। इसी तरह से हर राज्य भी डिवाइडेड होता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज में। यहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहा जाता है, या फिर विधायक कहा जाता है, विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, चलिए इसी तरह से पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस भी होते हैं। हर गांव या शहर को डिवाइड किया जाता है सेवरल वार्ड्स में, जो कि कॉन्स्टिट्युएंसीज की तरह ही होते हैं। अगेन ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, ज्योग्राफिकली डिवाइड कर दिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन। जब हम प्रतिनिधियों की बात करें तो एक एरिया होगा ना कि इस एरिया से एक प्रतिनिधि जाएगा, तो उसको ज्योग्राफिकली डिवाइड करते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हर वार्ड इलेक्ट करता है एक सदस्य को गांव या विलेज या अर्बन लोकल बॉडी के लिए। इसके साथ साथ होती है कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्युएंसीज। अब हमने बोला कि सारे के सारी जो देश है वो कुछ विभाजित हो गया है कॉन्स्टिट्युएंसीज में, 543 हैं। इसी तरह से राज्यों को भी विभाजित कर दिया है। अब चुनाव होगा, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कुछ जो रिजर्व्ड जो कह सकते हैं एससीज या एसटीज या जो वल्नरेबल सेक्शन होता है सोसाइटी का, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि उनको प्रतिनिधित्व मिले, कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है कि वहां से केवल उस या तो शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का, या फिर अगर पंचायत में बात करें ओबीसी का, या फॉर एग्जाम्पल पंचायत में ही महिला रिजर्वेशन भी है कि केवल महिला प्रतिनिधि ही खड़े हो सकते हैं या महिला ही कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन से उस कॉन्स्टिट्युएंसी से, क्योंकि वो रिजर्व्ड है महिला के लिए, केवल महिला ही चुनी जाएगी, वहां पर इलेक्शन में सिर्फ महिलाएं खड़ी होंगी। इस तरह से रिजर्वेशन है ताकि रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से मिल पाए। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, लोकल बॉडीज में ओबीसी और महिला रिजर्वेशन है, लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं और विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल एससी एसटी रिजर्वेशन ही लगता है, ओबीसी या फीमेल रिजर्वेशन नहीं लगता है। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है फॉर द पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगर हम प्रेजेंट लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 84 सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए थ्रू आउट दी कंट्री। मतलब 543 में से 84 शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्युएंसीज है, मतलब यहां से शेड्यूल कास्ट के मेंबर ही प्रतिनिधि बनकर आएंगे। इसी तरह से 47 कॉन्स्टिट्युएंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है ताकि रिप्रेजेंटेशन सही हो सके। ठीक है ना, इस तरह से लोकल बॉडीज रिजर्व की जा सकती हैं फॉर ओबीसी, और 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाता है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में महिला कैंडिडेट्स के लिए। तो ये केवल लोकल गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फॉर लोकसभा। इसके बाद आता है आपका वोटर्स लिस्ट। अब कॉन्स्टिट्युएंसी आ गई, रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी आ गई, इसके बाद क्या होगा, वोटर्स लिस्ट। अब वोट कौन करेगा, वोटर्स करेंगे। ऐसे में किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाने के लिए, ताकि सही तरीके से फ्री एंड फेयर हो, एक लिस्ट जारी की जाती है ऑफ द एलिजिबल पीपल, अडल्ट जो 18 साल या उससे ऊपर की आयु के हैं जो वोट कर सकते हैं
एंड इट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन, और वो सबको दे दी जाती है कि आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस तरह से आपने देखा भी होगा। नाउ दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड एज इलेक्टोरल रोल, लेकिन कॉमनली इसको वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। हमारे देश में सभी नागरिक जो कि 18 साल या उससे ऊपर की आयु के हैं, दे आर एलिजिबल टू वोट, जब तक कि उनको डिबार ना किया हो किसी वजह से। हर नागरिक के पास राइट टू वोट है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और कास्ट, रिलीजन, जेंडर, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं है। इन इंडिया वी फॉलो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, everybody is eligible, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अडल्ट 18 साल या उससे ऊपर की आयु। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता, पॉलिटिकल इक्वालिटी कह सकते हैं इसको हम। अब वोटर्स लिस्ट आ गई, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब हम वोट किसको करेंगे, है ना, हमें वोट भी तो करनी है, तो हम वोट किसको करेंगे। तो अब आता है कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन की बारी। यहां पर जो भी व्यक्ति वोट कर सकता है वो कंटेस्टेंट भी बन सकता है इन द इलेक्शन, वो कैंडिडेट भी हो सकता है। केवल डिफरेंस ये है कि जब हम लोकसभा या विधानसभा की बात करते हैं, आयु बढ़कर 25 साल हो जाती है। वोट करने की आयु 18 साल है, 18 साल या उससे ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगर आप इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए फॉर लोकसभा एंड विधानसभा। राज्यसभा में अलग होती है। ठीक है, नाउ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट को जिसको पार्टी का सिंबल और सपोर्ट मिलता है। ऐसे पार्टी नॉमिनेशन को जनरली पार्टी टिकट कहा जाता है कि इस पार्टी के टिकट से व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, हर व्यक्ति जो विश करता है, जो चाहता है कि वो कंटेस्ट करे इलेक्शन में, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और कुछ पैसा एज सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन के पास। नाउ इन दी कमेंट सेक्शन टेल मी व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर लोकसभा इलेक्शन। 2024 में इलेक्शन होने वाले ना, तो क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर जब नॉमिनेशन पेपर फाइल होते हैं तो वहां पर हर कैंडिडेट को जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है उसको एक लीगल डिक्लेरेशन देनी होती है, जिसमें उसको पूरी डिटेल्स देनी होती हैं अबाउट सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, उसके अगेंस्ट कुछ केसेस तो नहीं चल रहे, सीरियस क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में, अपनी और अपनी फैमिली की, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब डिक्लेयर करना होता है, लीगल डिक्लेरेशन देनी होती है। नाउ इस इंफॉर्मेशन को जनता के लिए, इट इज मेड पब्लिक, जनता के सामने रखा जाता है, समक्ष रखा जाता है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी that we have, that as voters we have to take our decisions depending on the information which is provided by the candidate. कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। तो देखिए हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है, हमें विजिलेंट होकर, पढ़कर, समझकर ही अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि हम जिसको चुन रहे हैं उसकी क्या डिटेल्स है, उसकी एसेट लाइबिलिटीज कितनी है, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसकी शिक्षा कितनी है, उसने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त की, एक्सेट्रा। ठीक है, अब कैंडिडेट का भी चुनाव हो गया, अब शुरू होता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन के लिए हो रहा है ना सब कुछ। सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्युएंसीज बन रही हैं, फिर इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल वोटर्स लिस्ट, उसके बाद कैंडिडेट का नॉमिनेशन, और अब आएगा कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन इज बेसिकली प्रमोशन, प्रोपेगेंडा, बताना होता है हमें अपनी पॉलिसीज के बारे में, अपने ऑफर्स के बारे में, प्रोमिसेस के बारे में, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कर रहा है अपने वोटर्स से कि वो फुलफिल करेगा अगर वो चुन लिया जाता है, अगर वो निर्वाचित होता है। इस तरह से जो वोटर्स हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, किसको वोट नहीं करना चाहते। अगर कोई कैंडिडेट कुछ पॉलिसीज बता रहा है और हमको लग रहा है कि वो जेन्युइन है और वो सही तरीके से वो ऐसा करेगा, तो हम उसको वोट करते हैं। तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ प्रमोशन ऑफ सेल्फ एंड पार्टी। हमारे देश में जो इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम है या पीरियड है वो 2 हफ्ते तक का पीरियड चलता है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट के बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाती है कैंडिडेट्स की, और पोलिंग डेट जिस दिन वोट होनी है उस दिन से। तो 2 हफ्ते का पीरियड होता है जो चलता है हमारे यहाँ। तो किसके बीच में, वो अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट एंड डेट ऑफ पोलिंग, तब तक कैंपेन चलता है। आपने देखा होगा बहुत बार स्टार कैंपेनर्स भी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं कैंपेन्स में। तो ये सब इलेक्शन कैंपेन के दौरान हो रहा है ना। ये क्या करते हैं, ये अपना एक हर पार्टी, हर कैंडिडेट अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करता है, मतलब एक तरह से सेट ऑफ प्रोमिसेस।
हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या फोकस होगा, हम किस तरह से जनता की सेवा करेंगे, हम कौन से नए बदलाव लाएंगे, किस तरह का विकास करेंगे, एटसेट्रा। यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, वो पब्लिक का जो अटेंशन है वो बड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं पब्लिक को, ताकि उन मुद्दों से, ताकि उनको वोट मिले और उनकी पार्टी जीत जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब इस तरह के प्रोमिस किए जा रहे हैं, कैंपेनिंग हो रही है, यहाँ पर लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ एमसीसी क्या है? ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अग्री किया है इस कोड ऑफ कंडक्ट को, इसको फॉलो किया जाएगा इलेक्शन कैंपेन्स में, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कोई प्लेस ऑफ वर्शिप यूज नहीं करेगा इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए, कोई गवर्नमेंट व्हीकल यूज नहीं करेगा, एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल्स को यूज नहीं करेगा इलेक्शंस के लिए। और एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई भी मिनिस्टर जो है, जो सरकार का हिस्सा है, रनिंग सरकार का हिस्सा है, वो कोई भी फाउंडेशन स्टोन्स ले नहीं कर सकते प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई बिग पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, और ना ही कोई प्रॉमिसेस कर सकते हैं प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सत्ता में है, उनकी ऑलरेडी सरकार चल रही है। अगर वो प्रॉमिस करेंगे, पूरा 5 साल तो उन्होंने काम नहीं किया, इलेक्शन से पहले आके वो इस तरह के बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन लेकर देंगे, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये दोस्तों कि लोग उस समय के जो प्रोमिस है उस पर भरोसा करेंगे और फिर से वोट कर सकते हैं। तो ऐसे में इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है कि इस तरह के कोई भी प्रोमिस नहीं किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, मिनिस्टर्स के द्वारा। अब ये सब हो गया, वोटर्स लिस्ट आ गई, वोट कौन करेगा, किसको करेगा पता लग गया, कैंपेनिंग प्रमोशन हो गया। अब आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, इलेक्शन का दिन और उसके बाद काउंटिंग, जबकि निर्णय आएगा या डिसीजन आएगा जनता ने किसको चुना है। इलेक्शन के दिन हर व्यक्ति जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है वो अपने नियर बाय पोलिंग बूथ पर जाता है, जो कि किसी लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, और अपना वोट कास्ट करता है। पहले बैलेट पेपर होता था, अभी जो वोटिंग होती है वो ईवीएम के द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, जो रिकॉर्ड करती है वोट्स को। ये मशीन शो करती है नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल। इस तरह से आपने देखा भी होगा, नाम लिखे होते हैं, पार्टी सिंबल लिखा होता है, उसके आगे एक बटन होता है जिसको आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का अपना सिंबल होता है, जो कि इलेक्शन ऑफिशियल्स के द्वारा उनको अलॉट किया जाता है। जो भी वोटर्स हैं उनको प्रेस करना होता है बटन को अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट जिनको वो वोट करना चाहते हैं, तो उनकी वोट चली जाती है। एक बार जब पोलिंग खत्म हो जाती है, वोटिंग खत्म हो जाती है, तो सारी ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है और किसी सिक्योर जगह पर ले जाकर रख दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक डेट फिक्स की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जब इन सभी ईवीएम्स को सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ओपन किया जाता है और फिर वोट सिक्योर बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड। किस कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली है उनको काउंट किया जाता है। यहां मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जो सिक्योर करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी। ठीक है, इसमें क्या है, लेट्स से ए बी सी डी 4 कैंडिडेट्स हैं इस पूरे एरिया में, लेट्स से 50,000 वोट्स थी। ठीक है, अब 50,000 वोट्स बटेंगी, ए को मिलती हैं 10,000 वोट्स, बी को मिलती हैं 8,000 वोट्स, सी को मिलती हैं लेट्स से 12,000 वोट्स। तो ये हो गए हमारे पास 10, 8, 30, 20,000 वोट्स। कौन जीत जाएगा? अब यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स वाला व्यक्ति जीतेगा, यानी डी विल बी डिक्लेयर्ड विनर, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। मेजॉरिटी नहीं लगती है यहाँ पर, मेजॉरिटी इज 50% प्लस 1, मेजॉरिटी नहीं देखी जाती है डायरेक्ट इलेक्शन में, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो आई होप आपको इलेक्शन प्रोसेस समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जाता है इलेक्शन को इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बिफोर आई वाइंड अप, मैं क्विकली आपको अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं दोस्तों, कि अगर आप अग्निपथ बैच से जुड़ गए हैं तो आपको टेस्ट सीरीज, सीसैट सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस प्राइस पर, जहां पर आपको टेस्ट मिल सकते हैं प्रीलिम्स के, ऐसे ही मेंस की टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। बस कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। 8,000 रुपए का ये कोर्स है, केवल एनडी लाइव 10 कोड यूज करने पर आपको ये मिल जाएगा। 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी,
प्रीलिम्स के और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, मेंस मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम इज देयर, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय ब्यूरोक्रेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर, जो आपके लिए निरंतर प्रयासरत है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट हम दे पाए, आपकी तैयारी में आपको समर्थन दे पाए, सपोर्ट कर पाए। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं, जो कि सीरीज है बाय यूपीएससी टॉपर्स। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस सीरीज को देख सकते हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। हमारे सभी सेशंस के बारे में, कोर्स के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.